अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाजरीन, पाक एयरफोर्स ने सिर्फ दुश्मन के त्यारे नहीं कराए बल्कि अस्करी तारीख बदल दी। ऐसा पहली बार जो है एक एरियल वॉरफेयर की तारीख में होता है कि जदीद तरीन हाईली सोफिस्टिकेटेड राफाल त्यारे जो है वो पाक फिजाइया मार गिराती है। और इस वक्त बल्कि जो है एक हाईटेक टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर जो है वो भी बल्कि उसकी तमाम डायमेंशंस बदल गई हैं। अब इसके ऊपर बहुत बार लिखा जाएगा, बहुत तहकीक होगी, चूंकि पाक एयरफोर्स ने जो है तमाम अस्करी सोच बदल दी और इस वक्त भारत को बहुत बड़ा नफसियाती, सफारती और अस्करी झटका जो है वो लगा है। यहाँ पर ये चीज़ें डिकोड करना बहुत ज़रूरी है कि वो क्या चीज़ें हैं, वो कौन से सैलिएंट फीचर्स हैं जो पाक फिजाइया को मुमताज़ बनाते हैं, किस तरीके से उनकी ये कैपेबिलिटी है कि उनके सामने जदीद से जदीद हाईली सोफिस्टिकेटेड वेपनरी भी अगर आ जाती है तो उसके बावजूद भी वो दुश्मन को सबक सिखा देते हैं। और फिर जैसे कि इस वॉरफेयर को जो पाक इंडिया स्टैंड ऑफ है, इसको कहा जा रहा है कि जी पहली ये बियॉन्ड विजुअल रेंज वॉरफेयर भी इसको कहा जा रहा है। और साथ में जी सबसे तवील तरीन डॉग फाइट जो है वो जैसे 7 मई की रात को जो है वो हुई। ये तमाम चीज़ें क्या बताती हैं, क्या शाखसाना है इस वक्त जो एरियल वॉरफेयर है किस तरीके से खिते के अंदर ट्रांसफॉर्म होगी। क्या पाकिस्तान का एयरफोर्स का मवाजना भारत के साथ मुमकिन है या सही है, क्या हम उनको मैच कर पाते हैं और मजीद हमें जो है वो क्या करना होगा, ये तमाम चीज़ें रखते हैं। बहुत ही रेलिवेंट पर्सनैलिटी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है जी। एयर कमोडोर रिटायर्ड रज़ा हैदर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा सर, सबसे पहले तो इस वक्त इंडिया का ये जो इररिस्पॉन्सिबल तरीन बिहेवियर, सिविलियन आबादी को निशाना बनाना, मसाजिद को निशाना बनाना, बच्चों को, औरतों को, इस इररिस्पॉन्सिबल तरीन बिहेवियर को आप कैसे देखते हैं? खित्ते के लिए ये जिंगोइज्म ये कहाँ लेकर जाएगा इस खित्ते को? मिसारा, बहुत अच्छा सवाल है टू स्टार्ट विद। इंडिया इस वक्त बहुत इररिस्पॉन्सिबली बिहेव कर रहा है, इररेशनल, अगेंस्ट द इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज, अगेंस्ट द इंटरनेशनल लॉज, killing the civilians, women, children, hitting the dams. 57 international flights were in air when these aircraft were attacking Pakistan. ये सारे वो इररेशनल, इररेस्पॉन्सिबल बिहेवियर हैं जिनमें इंडिया, मैं समझता हूँ, धंसता जा रहा है और आज ड्रोन्स के थ्रू केओस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि इंटरनेशनल लॉज के अगेंस्ट हैं, विच हैज़ टू बी एड्रेस्ड। और मैं ये समझता हूँ कि ये हिंदुत्व अप्रोच है, क्योंकि अटैकिंग द मसाजिद्स इज़ नॉट एट ऑल, ख़ास तौर पे जो वर्शिप्स की जगहें हैं वो किसी जहाँ भी कहीं पर भी जंग होती है तो उनको अटैक नहीं किया जाता, लेकिन यहाँ पे आप देखें तो हमारी मसाजिद को अटैक किया गया। इसका मतलब है कि ये हिंदुत्व अप्रोच है, ये इंडियन पब्लिक की अप्रोच नहीं है, ये मोदी की अपनी एक पॉलिटिक्स है जिसको लेके चलना चाह रहा है। अच्छा, एक और चीज़ भी क्लैरिफाई करना बहुत ज़रूरी है। ये जो स्टैंड ऑफ चल रहा था, इससे पहले हम अगर 10 दिनों में इंडियन मीडिया की कमेंट्री उठाकर देख लें, उसमें वो बार बार 2019 का हवाला देकर कह रहे थे कि पाकिस्तान एयरफोर्स का मुकाबला करना इस वक्त इंडियन एयरफोर्स के बस की बात नहीं है। क्या लगता है वो क्या चीज़ें हैं जो पाकिस्तान एयरफोर्स को मुमताज़ बनाती हैं? वो कौन से सैलिएंट फीचर्स है कि हमें उनके ऊपर हमेशा बरतरी रही है? जी, एक तो अल्हम्दुलिल्लाह कल पाकिस्तान एयरफोर्स ने बड़ा सुरखरू किया और पाकिस्तान का माशाल्लाह नाम बहुत ऊंचा हुआ। 2019 में भी पीएफ ने, मशहूर अभिनंदन केस है, उनका मिग 21 गिराया था और कल तो कमाल ही हो गया कि 5 जहाज़, जिसमें 3 राफेल, एक Su-30 और एक मिग 29। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। पीएफ ने 2019 में अपनी ऑफेंसिव कैपेबिलिटी शो की थी और कल डिफेंसिव कैपेबिलिटी शो की है। उन्होंने 5 जहाज़ गिराए इन सच अ शॉर्ट कॉम्बैट विच इज़ वेरी 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 रेयर इन द हिस्ट्री ऑफ द एयर फोर्सेस। अब सवाल ये आता है कि किया कैसे? पीएफ के पास ऐसा क्या कटिंग एज कैपेबिलिटीज़ हैं जो पीएफ करने में कामयाब हुई? देखें, मैं समझता हूँ कि 3 चीज़ें हैं इसमें जो पीएफ ने बहुत खूबसूरती के साथ इस्तेमाल की। एक होता है मल्टी डोमेन ऑपरेशंस, जिसमें डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़, डिफरेंट कैपेबिलिटीज़ और एसेट्स को आप कलेक्टिवली, जॉइंटली यूज़ करते हैं टू मेक इट एज अ फोर्स। पाकिस्तान एयर फोर्स एक कटिंग एज कैपेबिलिटी फोर्स है। इसके पास हाई टेक इक्विपमेंट है। GF-17 थंडर ब्लॉक 3 लेटेस्ट है, ईसा रेडार, BVR वेपन्स, इंटरनल EW होतास, ग्लास कॉकपिट, देन J-10C वेरी लेटेस्ट एयरक्राफ्ट, F-16 मिराजेस, देन ड्रोन्स, देन स्वार्म ड्रोन्स, साइबर, ये सब नेटवर्क सेंट्रिक कमांड, ये सब कुछ मिलके एक फोर्स बनती है जिसको पीएफ ने यूज़ किया। सो दिस इज़ द 1। नंबर 2, पीएफ के पास फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी है।
जो आपने अभी BVR कॉम्बैट का जिक्र किया अपने प्रियम्बल में, बियॉन्ड विजुअल रेंज, बियॉन्ड विजुअल रेंज, पहले जो फाइट्स होती थी विजुअल रेंज में होती थी, दोनों एक दूसरे को देख रहे होते थे। अब मिसाइल्स की रेंजेस बढ़ गई हैं, 100 किलोमीटर प्लस हो गई हैं। एनिमी के एयरक्राफ्ट एक दूसरे को नहीं देख रहे होते, दोनों BVRs के थ्रू एक तरह से अटैक कर रहे होते हैं एक दूसरे पे, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स के थ्रू। अब जिसके पास लॉन्ग रेंज BVR होगा वो एक एज में होगा, उसको एडवांटेज होगी। PF के पास BVR की रेंजेस इंडिया से ज़्यादा है, इसे कहते हैं फर्स्ट शॉट कैपेबिलिटी या फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी, और यही एडवांटेज था पाकिस्तान एयरफोर्स को, और उसने उसको बहुत इफेक्टिवली यूज़ किया। इसका मतलब ये हुआ कि जो इस का DGISPR ने भी कहा कि हम चाहते तो आपके दसियों जहाज गिरा सकते थे, बिल्कुल, लेकिन हमने रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, और हमने रिस्ट्रेंट किया क्योंकि फिर कहीं एस्केलेशन बहुत ज़्यादा ना हो जाए। और तीसरी, और मैं समझता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है पाकिस्तान एयरफोर्स की ट्रेनिंग, पायलट्स की ट्रेनिंग। क्योंकि देखें, इक्विपमेंट अपनी जगह, हाईटेक इक्विपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई शक नहीं, BVRs भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैन बिहाइंड द गन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो PF की जो ट्रेनिंग है ना, दैट इज़ एक्चुअली द की, एंड दैट ट्रेनिंग लिंक्ड विद द मोरल, मोटिवेशन एंड द विजनरी लीडरशिप। जो हमारे एयर चीफ हैं, ही इज़ वेरी विजनरी। उन्होंने इस तरह से प्लान किया PF को कि कभी ऐसा सिनेरियो आएगा तो हम किस तरह इस मल्टी डोमेन ऑपरेशंस को एक्ट करेंगे, और वही हुआ। और आप देख लें कि हमारे जहाज़ों ने उनके 5 जहाज़ गिरा दिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो मैन मशीन इंटरफेस जिसको कहा जाता है, यही रफाल की तबाही का सबब बना। और फिर ये भी कहा जाए, आपसे ये पूछे रफाल वैसे आपने कैसे गिराया, चूंकि ये तो कहा जाता है कि नई अस्करी तारीख आप लोगों ने रकम कर दी है। आज तक इस वक्त नहीं हुआ था। रफाल का ये एजाज़ था कि उसको कोई भी दुनिया का जहाज़ जो वो डिटेक्ट नहीं हो सकता था, उसको गिराया नहीं जा सकता था। अब जबकि जो उसके शेयर्स भी आलमी मार्केट के अंदर गिरते हुए नजर आ रहे हैं, एक तो उसका गुरु बता दें, और फिर जो एक डिस्कशन, एक पर्सपेक्टिव, एक सोच ये है कि जी उसको किसी भी त्यारे को अगर आपने समझना है तो आपको दाइयों का तजर्बा चाहिए होता है। ऐसे नहीं कि आपने एक त्यारा गेन कर लिया और आप नेक्स्ट टाइम उसको कॉम्बैट में भी ले आए और फटाफट आपने उसके जरिए से मिशन भी सर अंजाम दे दिया। भारत ने इतना ज़्यादा मिसकैलकुलेट, मिसरीड क्यों किया? एक्चुअली इंडियन एयरफोर्स ना एक डायलेमा से गुजर रही है पिछले कई डेकेड से, और वो है एजिंग एयरक्राफ्ट फ्लीट। फरवरी 2025 में इंडियन एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने बयान दिया था, टेक्नोलॉजी डिलेड इज़ टेक्नोलॉजी डिनाइड। और ये उन्होंने बैकग्राउंड में दिया था कि इंडिया का फ्लीट एजिंग होता जा रहा है, और उसको इस गैप को जिसने फिल करना था वो था लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तीजा, जो खुद बना रहा है इंडिया। और वो 1984 में बनना शुरू हुआ था, और आज तक सिर्फ 40 जहाज़ बने, यानी वो गैप फिल नहीं कर सका, और जहाज़ रिटायर होते जा रहे हैं या पुराने होते जा रहे हैं, लाइक MiG-21, MiG-29। इस गैप को इन्होंने शॉर्टली फिल किया राफेल से। 2-3 साल पहले जब फेमस मोदी का जुमला है कि अगर राफेल होता तो ये ना होता, 2019 में पाकिस्तान ने बता दिया कि राफेल का बाप भी ले आओ तो उसको भी गिरा देंगे। तो आज तो राफेल भी आ गया, तो कुछ नहीं हुआ। तो असल तो मैन बिहाइंड द गन भी है ना। अच्छा, इन्होंने राफेल से इसको फिल तो किया इस गैप को, लेकिन वो गैप पूरी तरह फिल होता नहीं इस तरह से। किसी भी मशीन को एब्जॉर्ब करने में भी टाइम लगता है। वो जो आपने मैन मशीन इंटरफेस की बात की है, पाकिस्तान एयरफोर्स का एक बहुत बड़ा कमाल है कि हम डिफरेंट टाइप के वेपन सिस्टम यूज़ कर रहे हैं फॉर डेकेड्स, लाइक अमेरिकन F-16s हैं, फ्रेंच मिराजेस हैं, विच वी आर यूजिंग फॉर सिंस 50 ईयर्स, चाइनीज़ एयरक्राफ्ट हैं। अब उनको डेकेड्स लगता है समझने में और एम्प्लॉय करने में, और सही टाइमली एम्प्लॉय करने में। इनके पास राफेल तो हैं, लेकिन मैं समझता हूँ वो उस तरह से शायद प्रोफेशनल स्किल नहीं है जो राफेल की रिक्वायरमेंट है। जो मैन टेक नेक्सस कहते हैं ना हम, माइंड टेक नेक्सस, कि टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करने के लिए माइंड भी उसी तरह का, और जो शार्प भी और बहुत प्रैक्टिस के साथ होना चाहिए, प्रॉब्ली वो उस तरह से रेडी नहीं थे। और यही वो बात थी जो इंडियन एयर चीफ ने हिंट की थी आज से 2-3 महीने पहले बार बार, कि वी आर नॉट रेडी फॉर द वॉर, और ये कल नज़र भी आ गया। अच्छा, चूँकि वो रेडी नहीं थे, और साथ में हालांकि उनकी अपनी डिफेंस इंडस्ट्री तीजा भी उनके पास है। आपने जो है J-10C के ऊपर काम किया हुआ है, JF-17। अच्छा, JF-17 के ऊपर काम किया हुआ है, कई दहाइयों का आपका उसके ऊपर तजर्बा है। अगर उसका कंपैरिजन थोड़ा सा तीजा के साथ भी हो जाए, और ये भी बता दीजिए कि अगर हम जो है उनसे बेटर हैं तो कैसे हैं, अगर नहीं बेटर तो फिर भी हमें क्या करना होगा? पहले तो एक पंच लाइन में बता दूं कि JF-17 इज़ फार फार अहेड देन LCA तीजा। एक तो ये JF-17 थंडर मेड इन पाकिस्तान जहाज़ है, प्राइड ऑफ पाकिस्तान है। LCA तीजा इंडिया का वो जहाज़ है जो इंडिया बनाने की कोशिश कर रहा है। अब आपने सवाल किया इनका कंपैरिजन, बहुत अच्छा सवाल है और हमारी ऑडियंस को समझना भी चाहिए। LCA तीजा 1984 में प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, यानी ऑलमोस्ट आज से 40 साल हो गए इस बात को।
उसके लिए एडीए उनकी एक है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, उसको डिज़ाइन टास्क हुआ, और हल है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो मैन्युफैक्चर करेगी उसको। शुरू में डिज़ाइन इश्यूज आने शुरू हो गए, मल्टीपल डिज़ाइन इश्यूज, परफॉर्मेंस के भी, इंजन के भी, फ्लाइट कंट्रोल्स के, एवियोनिक्स के, और जहाज़ बिल्ड ही नहीं हो सका। दे केप्ट ऑन ट्राइंग, लेकिन नहीं हुआ। ऑल्दो 2001 में इसकी फ़र्स्ट फ्लाइट भी हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन एज ऑफ टुडे 2025 में हम बैठे 40 एयरक्राफ्ट भी डिलीवर नहीं हो सके, जो भी कॉम्बैट ड्रिवन या ऑपरेशनली क्वालिफाइड जहाज़ नहीं है। अब इन्होंने क्या किया कि हमने कहा इसका एक नया वर्जन लाएंगे, LCA Mark 1A। Mark 1A ने आना है 2026 में, वो भी डिले में, उसका इंजन नहीं आ रहे अमेरिका से। फिर इन्होंने Mark 2 इसका अगला वर्जन वो आना है 2028 में, वो भी डिले का शिकार है। फिर इसका एक चौथा वर्जन है AMCA, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, उसकी टाइमलाइन है 2035, आज से भी 10 साल बाद। अब सोचें इतने अरसे के बाद जब ये जहाज़ आएंगे, पहली बात तो उस वक्त क्या ये रेलिवेंट रहेंगे एयर फोर्सेस में, उस वक्त क्या टेक्नोलॉजीज़ नई आ चुकी होंगी, ठीक है। तो ये बहुत ही एक ऑब्सोलीट सिस्टम हो जाएगा। अब आ जाए दूसरा JF-17 प्रोग्राम शुरू हुआ 98 में, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 150 एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहे हैं और परफॉर्म भी कर रहे हैं। 2019 में परफॉर्म किया, कल भी परफॉर्म किया, नहीं ऑपरेशनली बैटल हार्डन एयरक्राफ्ट हो चुका है वो। 2003 में इसकी फ़र्स्ट फ्लाइट हुई। 2007 23 मार्च 2007 वो दिन था जिसमें फ़र्स्ट टाइम ये पाकिस्तान के एयर में उड़ा था, और 23 मार्च की परेड में इसने एरोबैटिक्स दिखाए थे JF-17 थंडर ने। 2009 में प्रोडक्शन स्टार्ट हुई ब्लॉक 1, 2014 में ब्लॉक 2 आया, और अब ब्लॉक 3 आया है, विच इज़ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ JF-17, जो कि बहुत लीथल है, जिसमें मैंने आपको बताया कि हमारी BVR कैपेबिलिटी भी बियॉन्ड है मच देन राफेल। उसमें ईसा रेडार है, विच इज़ अ वेरी इफेक्टिव रेडार, इंटरन EW है, और इफेक्टिव वेपन्स है। PL-15 भी उस पर लग सकता है जी, क्योंकि इसका भी बहुत चर्चा है ना। हाँ, PL-15 हर तरफ आपको PL-15 की बात वही होती नजर आ रही है। यही वो BVR है जो एक्चुअली एज दे रहा है हमें ना। तो अब आप देख लें, दोनों का मुवाजना बनता ही कोई नहीं। एक है जो अब तक लॉन्च ही नहीं हो सका प्रोजेक्ट 40 साल में, और एक है अल्हम्दुलिल्लाह कि इतने जहाज़ हैं एयर में और परफॉर्म भी कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत एज ए पाकिस्तानी फ़ख्र होना चाहिए JF-17 थंडर पे, क्योंकि ये मेड इन पाकिस्तान है, प्राइड ऑफ पाकिस्तान है, हमने बनाया है, हमारा इसके ऊपर कंट्रोल है, हम इसको जिस तरह परफॉर्म करें और इसको जिस तरह से एम्प्लॉय करें। टेक प्रोवेस, तो इसका मतलब है हमने स्टैंड ऑफ में दुनिया को भी दिखा दी और भारतीय लूप होल्स भी एक्सपोज कर दिए बुरे तरीके से। तो अब इसमें एक और डिबेट जो भारत के अंदर चल पड़ी है, बड़े बड़े उनकी सेन वॉइसेस भी ये बात कर रहे हैं कि जी अब भारत को F-35 की तरफ जाना चाहिए या SU-57 की तरफ जाना चाहिए। इसका कोई फ़ायदा हो पाएगा उनको? अच्छा, ये सवाल ना इस तरह आज से महीना पहले बहुत उठा था, क्योंकि जब US ने ऑफ़र किया F-35 इंडिया को, और उस वक्त इट वाज जस्ट एन ऑफ़र, अभी इंडिया ने कोई वैल्यूएट नहीं किया, लेकिन इसको बहुत लोगों ने इसका एनालिसिस किया कि शुड इंडिया बाय द F-35 और Su-57, क्योंकि इंडिया का एक मेजर पार्ट ऑफ फ्लीट रशियन है। आप देखें ना, Su-30 रशियन है, MiG-29 रशियन है, और ये फ्रेंच है राफेल। अब इसमें एक अमेरिकन सिस्टम और ऐड हो जाएगा, तो एक इंटरऑपरेबिलिटी का भी एक इशू होता है। साथ ही कि F-35 इज़ अ वेरी कॉस्टली एयरक्राफ्ट, ठीक है। तो क्या आर दे विलिंग टू बाय दिस एयरक्राफ्ट? तो ये डिबेट इंडिया में बहुत शुरू हो गई। साथ ही रशिया ने Su-57 के साथ उसकी प्रोडक्शन भी ऑफर की हुई है इंडिया को, जो कि F-35 ने नहीं की हुई। F-35 इज़ जस्ट अ प्रोक्योरमेंट ऑफ एन एयरक्राफ्ट, बट इन Su-57 इट वुड बी अ प्रोडक्शन ऑफ Su-57 इन इंडिया। लेकिन रशिया के साथ आपको पता है जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ भी हैं। इंडिया इज़ गोइंग टू बी एलाय ऑफ USA, इन दैट केस इंडिया कैन नॉट बाय द वेपन फ्रॉम द रशिया। तो ये एक ट्रायंगल अभी चल रहा है इसका, तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है इसका। चूँकि आपने एक टेक्निकलिटी F-35 SU-57 की भी बताई, तो थोड़ी सी रफाल के ऊपर वापस आते हैं। एक सोर्स कोड के वाले से एक मामला पिछले दिनों चल पड़ा था, और बार बार खबरें आई थी कि इंडिया हंगामी बुनियादों के ऊपर उसका सोर्स कोड फ्रेंच इंतजामिया डसोल्ट, वो जो कंपनी एविएशन की है, उससे मांग रहा है। वो क्या बात थी कि लोगों के, एक आम आदमी को समझाइए ज़रा। ये आपने वो सवाल किया जो बहुत ही अच्छा सवाल है, और मीडिया में अभी तक आया नहीं है। प्रॉब्ली यू आर द फर्स्ट वन शायद जिसने ये सवाल किया है, और इंडियन मीडिया में अलबत्ता बहुत उछला है, लास्ट वीक से ये चल रहा है अखबारों में। सबसे पहले ये समझते हैं कि सोर्स कोड होता क्या है। सोर्स कोड वो प्रोग्राम है या वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो लिखा जाता है जब एयरक्राफ्ट डिज़ाइन हो रहा होता है, और फिर उसकी प्रोडक्शन होती है, उसमें वो फीड कर दिया जाता है, और ये कंट्रोल करता है उस एयरक्राफ्ट की एवियोनिक्स को, उसके वेपन्स को, और उसके बाकी सिस्टम्स लाइक इंजन,
फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम्स, उसकी बाकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उन सबको इंटीग्रेट करता है। तो इट इज़ लाइक अ ब्रेन ऑफ दैट एयरक्राफ्ट, सोर्स कोड उसको कहते हैं। अच्छा, जब राफेल इंडिया ने ख़रीदा तो राफेल तो ख़रीदा लेकिन सोर्स कोड फ्रांस ने उनको नहीं दिए। अच्छा, अब सवाल ये बनता है कि फिर इंडिया को अब एक हफ़्ते में क्या याद आ गया कि हमें सोर्स कोड दो। होता ये है कि जब आप कोई मॉडिफिकेशन या अपग्रेड करना चाहें जहाज़ में ना, तो आपको उस वक्त उस सोर्स कोड में चेंजेस करनी पड़ती है। लाइक अगर मैं राफेल पे एक नया वेपन लगाना चाहता हूँ, मोर पावरफुल BVR लगाना चाहता हूँ जो कि एग्जिस्टिंग है, उसका इस वक्त मेट्योर है उस पर लगा हुआ, और मीका, ये 2 BVR हैं उसमें मिसाइल्स। मैं फॉर एग्जांपल एक और मिसाइल लगाना चाहता हूँ जिसकी रेंज ज़्यादा है, मैं नहीं लगा सकता, इंडिया नहीं लगा सकता, यानी क्योंकि उसके पास वो सोर्स कोड्स नहीं है, क्योंकि उसमें भी चेंजेस करनी होंगी। वो है फ्रांस के पास। इंडिया ने फ्रांस से मांगे सोर्स कोड्स कि हमें सोर्स कोड दो ताकि हम अपना वेपन लगा सकें। फ्रांस डिक्लाइंड, उसने कहा हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, हम सोर्स कोड्स आपको नहीं देंगे। उस पर बड़ी खलबली मची, अखबारों में बहुत आया। अब उसका हल क्या? हल तो कोई भी नहीं निकला, लेकिन फ्रांस ने क्या दिया? फ्रांस ने कहा कि अगर आपको लगवाना है कोई नई वेपन या अपग्रेड करवानी है तो आप हमसे रब्ता करें, हम लगाएंगे, हमारे लोग लगा के आपको देंगे, और जो वेपन कहेंगे हम आपको लगा देंगे, लेकिन हम आपको सोर्स कोड्स नहीं देंगे। तो कहना चाहिए कि जो कंट्रोल है ना जहाज़ का, वो फ्रांस के पास ही रहेगा। बड़ा अहम नुक्ता आपने उठाया, और चूंकि हम टेक्नोलॉजी की दुनिया की बात कर रहे हैं और एक मुकाबलेबाजी भी साथ में चल रही है, तो थोड़ी मुकाबलेबाजी ये भी हो जाए कि वेस्ट वर्सेस चाइनीज़ मेड ये जो एयरक्राफ्ट है, इस वक्त ऐसा लगता है कि जो चाइना है वो रियल विनर इस तमाम स्टैंड ऑफ के तौर पे सामने आया है कि जी ऐसा लग रहा है कि जी उनके बने हुए J-10C और PL-15 जो उनकी मार्केट बढ़ गई है, बल्कि बाकायदा कॉम्बैट रेडीनेस और उन्होंने इफेक्टिवनेस जो है वो शो कर दिया है पाकिस्तान। बल्कि आपसे एक और सवाल भी है जो कि एक आम आदमी भी पूछ रहा है कि अब दुनिया जो है क्या वो भारत को हथियार देगी, क्योंकि वो तो मार्केट गिर जाएगी ना उनकी। पाकिस्तान में पहले फिर टेस्ट राइड्स की हो जानी चाहिए। जी, मैं सारा आपका सवाल में ना बड़ा ज़बरदस्त इंटरनेशनल रिलेशंस भी है। अच्छा देखें, ये है एविएशन इंडस्ट्रीज़ का अब कंपटीशन। चाइना एक इमर्जिंग पावर है, देयर इज़ नो डाउट इन इट। वो स्पेस में भी कंपटीशन दे रहा है USA को, इवन यूरोप को, USA मेनली, बाकी टेक्नोलॉजीज़ में भी दे रहा है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में भी दे रहा है, और अब एविएशन में भी दे रहा है। और इस वाक़े के बाद, कल के बाद, तो उसकी एविएशन इंडस्ट्री में एकदम जंप आया। जैसे आपने बात की स्टॉक्स की ना, कि राफेल के स्टॉक्स और जो CAC जो कि J-10 और J-17 बनाता है, CAC चंदू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन। तो मैं इत्तेफाक से कई साल CAC में मैंने काम किया हुआ है, वहाँ पे जब मैं J-17 की डिज़ाइन टीम में था। तो वहाँ पर CAC है, चंदू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन, जो कि जहाज़ बनाता है, और चंदू एयरक्राफ्ट डिज़ाइन इंस्टीट्यूट है जो जहाज़ डिज़ाइन करता है। J-17 और J-10 दोनों यहीं की प्रोडक्ट्स हैं, और दोनों कमाल प्रोडक्ट्स हैं, और दोनों इत्तेफाक से PF के पास हैं, और दोनों बैटल हार्डन्ड हो चुके हैं। दोनों की किलिंग्स मौजूद हैं, हमारे 2019 की किलिंग मौजूद है, कल की मौजूद है हमारे पास। तो इनके तो स्टॉक्स बढ़ने ही थे, और किल किया है एक यूरोपियन एयरक्राफ्ट को। यूरोपियन और वेस्ट हमेशा से उनकी ये रहा है कि जो एविएशन है उसमें उनकी डोमिनेंसी है, उन्होंने कभी इसको एक्सेप्ट नहीं किया, चाहे वो कमर्शियल है या मिलिट्री है। अब लेकिन चाइना उसको चैलेंज कर रहा है मिलिट्री में, इन फॉर्म ऑफ दिस। चाइना का, अच्छा ये भी आपको एक बात बता दूं कि जो J होता है ना, चाइना में फाइटर को कहते हैं, जिस तरह अमेरिका में F फाइटर को कहते हैं, F-16, F-14, F-22, चाइना में J-10, J-20, J-31, और JF जो है ये जॉइंट फाइटर 17 है, क्योंकि पाकिस्तान चाइना ने मिलके बनाया है, तो जॉइंट फाइटर। चाइना के J-10, J-20, J-31, J-35 सीरीज़ में जहाज़ आ रहे हैं, 6th जनरेशन फाइटर भी आ चुका है। तो चाइना की एविएशन इंडस्ट्री, जिसको मैंने अपनी आंखों के सामने बहुत बदलते हुए देखा है, बहुत आगे निकल गई है, और अब यूरोप डेफिनेटली इस पे लिए यकीनन वरी होगा कि इसको कैसे किया जाए। कमर्शियल में देखें तो एक और एंगल है, डोमिनेंसी है इस वक्त बोइंग और एयरबस की कमर्शियल लाइनर्स में ना। चाइना कमर्शियल एयरक्राफ्ट में भी आ चुका है, उनके जो कॉमेक सीरीज़ है, C91 और ये सारे जो अब कमर्शियल एयरक्राफ्ट हैं, वो सारे अब लॉन्च हो चुके हैं, और अब वो इनको इसकी मार्केट को भी इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो जो आपका सवाल है ना एविएशन इंडस्ट्री का कंपैरिजन बिटवीन यूरोप चाइना, ये बहुत रेलिवेंट सवाल है, और कल के वाक़े के बाद से तो आई एम श्योर कि इसके
स्टॉक्स बढ़ने थे एक चूंकि हम वॉरफेयर की नई डायमेंशंस पढ़े हैं तो जाते हुए थोड़ा सा इसको भी डिस्कस कर लेते हैं जो 5th जनरेशन वॉरफेयर। अब चूंकि जो जंगों की तारीख बदल गई है, हिकमत अमली बन गई है, स्ट्रैटेजी बदल गई है, अब उसके बहुत सारे पोर्शंस होते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें एक एलिमेंट 5th जनरेशन वॉरफेयर का साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी होता है। हमने ये देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर भी ड्रोन वॉरफेयर के जरिए से जो है पाकिस्तान में एक पैनिक क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। आप अगला मरहला इसका क्या देखते हैं, और ये आपको इंडिया की जो स्ट्रैटेजी है इसको अगर आप कैलिब्रेट करें, आपको क्या लगता है कि किसी भी तौर पर इंडिया के साथ पाकिस्तान की बातचीत हो सकती है, क्योंकि एक इतना गैर जिम्मेदार मुल्क जो बाद में आपकी डायरेक्टली जो है सिविलियन आबादी को वो चैलेंज कर रहा है और टारगेट कर रहा है, क्योंकि ड्रोन वॉरफेयर का सबसे खतरनाक पहलू यही है। जी, 5th जनरेशन वॉरफेयर की आपने बात की, बिल्कुल 5th जनरेशन वॉरफेयर ही चल रही है। इसके 3 मेजर एलिमेंट्स हैं 5th जनरेशन वॉरफेयर के। पहला है टेक्नोलॉजीज़, एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ का यूज़, जो कि हम बात कर रहे हैं कि ड्रोन की टेक्नोलॉजीज़ को वो यूज़ कर रहा है। दूसरा है साइबर अटैक्स। मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि अब फ़ौरन ड्रोन के फ़ौरन बाद साइबर अटैक्स शुरू हो जाएंगे, हो चुके होंगे। तीसरा है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, जिसमें डिस इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, सोशल मीडिया वॉर, मीडिया वॉर, जो कि चल रही है, पहले से चल रही है, और दोनों तरफ के मीडिया इसमें प्ले कर रहे हैं अपना अपना रोल, चलें ठीक है। साइबर वॉर, और फिर आ जाते हैं टेक्नोलॉजिकल वॉर। ये 3 मेजर एलिमेंट्स हैं 5th जनरेशन वॉरफेयर के। और आजकल का जो दौर है 5th जनरेशन वॉरफेयर का, या मैं यही बता दूं आपको कि जो नेचर ऑफ वॉर होती है ना, ये चेंज नहीं होती, कैरेक्टर ऑफ वॉर चेंज होता है। नेचर ऑफ वॉर हमेशा वायलेंट है, सफरिंग्स हैं, उसमें ब्लड है, ये है नेचर ऑफ वॉर। एज पर क्लॉसफिट्स, नेचर कभी चेंज नहीं होती। कैरेक्टर ऑफ वॉर चेंज होता है कि हाउ द वॉर विल बी फॉट। कैरेक्टर ऑफ वॉर आजकल 5th जनरेशन वॉरफेयर का है, जिसमें एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ आ गया है, और एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू वॉर का सिनेरियो चेंज हो रहा है, जिसमें वन ऑफ देम इज़ ड्रोन, जिसका आपने जिक्र किया। और अब इस वक्त इंडिया ड्रोन वॉरफेयर में अपने आप को ले आए, क्योंकि कल की नाकामी हो गई उसकी, फाइटर एयरक्राफ्ट को समझ आ गई उसको कि हम मैच नहीं कर सकते। इंडियन एयरफोर्स पहले ही रेडी नहीं थी। उन्होंने एक पॉलिटिशियंस के, उनके मीडिया हाइप बनाकर पुश किया मिलिट्री को या इंडियन एयरफोर्स को कि आप ये करें। दे अटेम्प्टेड, दे फेल्ड, और अब वो मुझे लगता है कि उस तरफ आना नहीं चाह रहे, अब वो ड्रोन की तरफ आ रहे। इसी के ऊपर आज की नशिस्त कंक्लूड करते हैं। उम्मीद है कि आवाम ने बहुत कुछ सीखा होगा, इवन हमारे पॉलिसी मेकर्स और स्ट्रैटेजिस्ट ने बहुत कुछ इससे सीखा होगा। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जैसे कि हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने बड़ी खूबसूरती से बताया कि वक्त गुजरने के साथ साथ जो है वो नेचर ऑफ वॉर तब्दील नहीं होता, ये करैक्टर ऑफ वॉर है कि किस तरीके से, किस हिकमत अमली के तहत जो है कौन सी टेक्नोलॉजी एम्प्लॉय करके जो है जंगें लड़ी जाएंगी। मगर इस वक्त हम देखते हैं कि इंडिया खुद अपने कमिटमेंट ट्रैप का शिकार हो चुका है कि पहले एक हाइप क्रिएट की पाकिस्तान के खिलाफ, और उसके बाद जब हमला भी कर दिया तो एक आलमी सुबकी का उसको सामना करना पड़ जाता है, क्योंकि पाकिस्तान फिजाइया के शाहीन वो अस्करी तारीख ही बदल देते हैं, उनका हाईली सोफिस्टिकेटेड राफाल गिरा देते हैं, और इस वक्त दुनिया जो है बल्कि वहां पर एक नई एविएशन की जो है जंग और कंपटीशन उसके बाद छिड़ गया है। मगर पाक फिजाइया को सारा क्रेडिट इसका जाता है। अपनी मेजबान सारा खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।